तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि एन पार्टिकल्स हैं, के कंपार्टमेंट्स हैं, और जो कंपार्टमेंट्स का साइज है वो बराबर है। ठीक है ना, कंपार्टमेंट ऑफ इक्वल साइज और के कंपार्टमेंट एन पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है, के रेज टू पावर एन। ये चीज समझाने को रह गई थी। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास के कंपार्टमेंट्स हैं, अब दो नहीं, वी हैव के नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट, सो ऑन, लास्ट में केथ कंपार्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन जनरल आप आयत कह सकते हैं, और लास्ट में आप केथ कह सकते हैं। एरिया वाइज भी हो सकता है। ठीक है, कि आपके पास ये है, इसको आपने डिवाइड किया के कंपार्टमेंट्स में इक्वल साइज के, तो दिस इज फर्स्ट कंपार्टमेंट, दिस इज सेकंड कंपार्टमेंट, दिस थर्ड, सो ऑन। इन जनरल आयत, कोई भी आयत कैन बी फर्स्ट, कैन बी सेकंड, कैन बी थर्ड, और लास्ट में आ गया केथ कंपार्टमेंट। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास। और आपके पास पार्टिकल्स कितने हैं, दैट इज एन। तो पहले कंपार्टमेंट में अगर बात की जाए, अगर एक पार्टिकल की बात की जाए रादर, ठीक है, सपोज मेरे पास 10 पार्टिकल हैं, तो 10 में से कोई भी एक चूज कर लूं, उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज सामने दिख रही हैं, दैट इज के। तो एक के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, के। अब मैं दूसरे पर आऊं तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, अगेन के, क्योंकि वो के कंपार्टमेंट्स में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो उसके पास के अपॉर्चुनिटीज हैं, के पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप अगर बोलें कि एक पार्टिकल के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दे आर के, नेक्स्ट पार्टिकल के लिए भी के, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक क्या कि किसी कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। तो अगर पहला पार्टिकल यहां या यहां जहां मर्जी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट सेकंड पार्टिकल भी कहीं भी जा सकता है, तो उसके लिए भी के पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। इस तरीके से हर एक पार्टिकल के लिए के, और दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये जो इवेंट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, दैट इज के इंटू के इंटू के। कितनी बार करना पड़ेगा, एन टाइम्स। अगर ऐसी बात है तो क्या बन जाएगा, के रेज टू पावर एन। तो इतनी माइक्रोस्टेट्स इसमें पॉसिबल होंगी। ठीक है, ये चीज रह गई थी डिस्कस करने को। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर कैपिटल एन पार्टिकल्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन के कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स का साइज बराबर इस वक्त हम कंसिडर कर रहे हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज, मतलब कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं, के रेज टू पावर एन। और कंपार्टमेंट का साइज क्योंकि बराबर है, ठीक है, इसलिए हर एक माइक्रोस्टेट इक्वली प्रोबेबल होगी। तो हर एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 1/k रेज टू पावर n। जैसे हमने पहले 4 पार्टिकल्स के लिए बात किया था, तो 1/16 निकल के आई थी। ठीक है, लेकिन 2 कंपार्टमेंट थे उसमें, 4 पार्टिकल के लिए 2 कंपार्टमेंट की जब हमने बात की थी, तो क्या निकल के आया था, 1/2 रेज टू पावर 4, दैट मीन्स 1/16। जब मैंने 3 पार्टिकल्स की बात की थी, 1/2 रेज़ टू 3, दैट मीन्स 1/8। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद वही टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, दे आर मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इनटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास मैक्रोस्टेट कौन सी है, द मैक्रोस्टेट इज n1, n2, n3, in general ni, and last में nk. तो they are the number n1, they are the number of particles in first compartment, n2 they are the number of particles in second compartment, ni they are the number of particles in the ith compartment, and nk that is the number of particles in the kth compartment. और टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, दैट इज n। तो अगर इनका सम करूं, n1 प्लस n2 प्लस n3 सो ऑन अप टू nk, ठीक है, दैट मीन्स समेशन ni, that will be equal to capital N, I equals to 1 to k। ठीक है, n1 प्लस n2 प्लस n3 सो ऑन, सभी पार्टिकल्स का सम किसके बराबर होगा, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है, ये कंडीशन है कि ये तो ओबे करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने होने पड़ेंगे। अब ऐसे नहीं कि मेरे पास 3 पार्टिकल हैं और 2 कर दिए यहाँ, 1 कर दिए यहाँ और चौथे का पता ही नहीं है। इट हैज टू बी समवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हियर। तो ये चीज ध्यान में रहे। तो अभी जो चीज मैं कह रहा हूं क्या, कि आपके पास ये इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, आपके पास एरिया वाइज भी बात हो सकती है। तो मैं अगर बोलूं N1 देयर आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन N1 फैक्टोरियल मीनिंगलेस वेज। सेकेंड में N2 पार्टिकल्स हैं, दे कैन बी अरेंज्ड इन N2 फैक्टोरियल मीनिंगलेस वेज। तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस वेज कितने हो जाएंगे? दे विल बी N1 फैक्टोरियल इंटू N2 फैक्टोरियल, अगर 2 ही कंपार्टमेंट की बात हो रही है। इसी तरीके से N3 फैक्टोरियल, N4 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स आपके पास कितने हो जाएंगे? दे विल बी N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय N2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय N3 फैक्टोरियल, सो ऑन, इन जनरल Ni फैक्टोरियल, और लास्ट में Nk फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लाइड सारा। तो इसको लिखने का तरीका पाई i इक्वल्स टू 1 to k Ni फैक्टोरियल। पाई का मतलब प्रोडक्ट, तो 1 रखेंगे तो N1 फैक्टोरियल, 2 रखेंगे तो N2 फैक्टोरियल। अब पाई, जैसे मैंने समेशन की बात की तो वो सम होता है, वैसे पाई को आप प्रोडक्ट, ठीक है, उसके लिए ये शॉर्ट फॉर्म है। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। अब मैं टोटल अरेंजमेंट्स की बात करूं, मेरा फॉर्मूला वही कि टोटल अरेंजमेंट्स दे आर इक्वल टू मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स इनटू मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स। जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स होते हैं वही माइक्रोस्टेट्स होती हैं, और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स फॉर एवरी मीनिंगफुल अरेंजमेंट, ठीक है, इतने मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स अवेलेबल होते हैं। और इसमें एक ध्यान में रखना कि एडिशन नहीं करना, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लिकेशन से चलेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास सपोज 10 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और मैं किसी मैक्रोस्टेट की बात करता हूं, सपोज 4, 6, तो पहले कंपार्टमेंट में, ठीक है, 4, 6 मतलब 2 कंपार्टमेंट की बात करता हूं, तो पहले कंपार्टमेंट में 4 फैक्टोरियल मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स होंगे, दूसरे में 6 फैक्टोरियल मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स होंगे। फॉर एवरी मीनिंगलेस अरेंजमेंट इन फर्स्ट कंपार्टमेंट आई हैव सो मेनी मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स इन द सेकेंड कंपार्टमेंट। टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, ऐड नहीं करना है इसमें, प्रोडक्ट लेना। फिर अगर मैं बोलूं मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स, जितने भी होंगे मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स, जिसको मैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलूंगा, ठीक है, उसको W46 ऐसे लिख दिया जाएगा अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं। सो फॉर एवरी मीनिंगफुल अरेंजमेंट वी हैव सो मेनी मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? फिर आप प्रोडक्ट से बताओगे, एडिशन से नहीं। तो W46 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स हैं, ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हैं। और टोटल अरेंजमेंट्स कितने होते हैं? दे आर 10 फैक्टोरियल अगर 10 पार्टिकल्स हैं। तो इन जनरल अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दे आर इक्वल टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इनटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। और मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो वही चीज यहां हम कर रहे हैं, क्या, के कंपार्टमेंट्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n पार्टिकल्स है तो n फैक्टोरियल, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W n1 n2 अप टू nk इनटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, ठीक है, n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल सिंसोन nk फैक्टोरियल। हमारा मेन एम होता है मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स को बताना, ठीक है, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को बताना। तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। और इसको मैंने अभी बताया कैसे लिख सकते हैं, पाई की फॉर्म में। तो पाई i इक्वल्स टू 1 to k Ni फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। और हर एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 by k फैक्टोरियल। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्टेट? इसमें लगाएंगे हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। क्योंकि कंपार्टमेंट्स का साइज सेम है तो हर एक माइक्रोस्टेट इक्वली प्रोबेबल है। तो अगर मैं मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी बताना चाहूं तो किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट।
तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है इस माइक्रोस्टेट में, ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट कितनी है, 1/k⁴n. तो दिस विल बिकम द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट. कैपिटल P से लिख रहे हैं इट्स प्रोबेबिलिटी, W से लिख रहे हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. Thermodynamic probability is the total number of microstates in that macrostate. And probability of macrostate, ठीक है, उस macrostate में वो सिस्टम कितना रहता है. तो ये दोनों में फर्क है. लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट से, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट मिलेगी. ये कब, व्हेन द माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल. और यही है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी. तो ये चीज लास्ट टाइम भी थोड़ी हुई थी, मैंने फिर दोबारा एक्सप्लेन किया. अब मैं दो फॉर्मूलेस की बात करूंगा. वन इज स्टर्लिंग फार्मूला. स्टर्लिंग फार्मूला जो है, अगर मेरे पास बहुत बड़ा एक नंबर आ जाए, ठीक है, इफ ए वेरी लार्ज नंबर, सपोज इट इज 1 करोड़ एंड करोड़ फैक्टोरियल, ठीक है ना, तो मैं जीरोस की केयर नहीं कर रहा इस वक्त, इसको कैलकुलेट करने वाली बात आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी. क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन. तो उसके लिए स्टर्लिंग ने एक फॉर्मूला निकाला, क्या कि भाई इसका फैक्टोरियल निकालने की बजाय आप पहले इसका नेचुरल लॉग ले लो. नेचुरल लॉग होता है जिसका बेस e होता है. e इज 2.7182. और लॉग की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इफ a raised to x that is equal to m, then log m to the base a that is equal to x. ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको. अब ये बेस आपके पास अगर 10 है, एग्जांपल फॉर्म है, सपोज 10 raised to 3, वो क्या होता है 1000. तो आप क्या बोलते हैं, log 1000 to the base 10 that is equal to 3 according to this formula. अब यहां बेस 10 ना होके e बन जाता है अगर, ठीक है, e इज 2.7182. वैसे भी e एक्सपोनेंशियल x आपको पता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. और x को अगर मैं 1 कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. इसको कैलकुलेट करो तो इट कम्स आउट टू बी 2.7182 अप टू 4th डेसिमल प्लेस. तो ये अगर बेस बन जाता है लॉग का तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग. ठीक है, याद रखिएगा. ठीक है, अगर बेस क्या बनता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉग टू द बेस ई, ठीक है, या फिर ln मींस नेचुरल लॉग. तो ये चीज ध्यान में रखिएगा नेचुरल लॉग का क्या मतलब है. तो स्टर्लिंग ने क्या बोला कि नेचुरल लॉग x फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू x नेचुरल लॉग x माइनस x इफ x इज वेरी वेरी लार्ज. ठीक है, x अगर बहुत बड़ा है तब आपके पास ये फॉर्मूला, इट इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला रादर, ठीक है, इट्स नियरली इक्वल टू, लेकिन इसके लिए x शुड बी वेरी वेरी लार्ज. ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा. अगर x छोटा है तब ये तकरीबन बराबर नहीं आते हैं. तो अगर ये ग्राफ भी बनाया गया है कि अगर सपोज मैं x की वैल्यू कम कंसिडर करता हूं, ठीक है, और इसको देखता हूं नेचुरल लॉग, जैसे मैं कहूं कि भाई नेचुरल लॉग 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और 4 फैक्टोरियल तो मेरे को पता है. ठीक, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नेचुरल लॉग 24. इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी. ठीक है, सपोज दैट इज x. और मैं अब लगाता हूं स्टर्लिंग फार्मूला, दैट इज नेचुरल लॉग 4 फैक्टोरियल. तो वो क्या होगा, 4 नेचुरल लॉग 4 माइनस 4. सपोज दैट कम्स आउट टू बी y. ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, 4 इज क्वाइट स्मॉल. अब अगर मैं सपोज 4 की बजाय 6 कर देता हूं और दोबारा ये कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, नेचुरल लॉग 6 फैक्टोरियल सीधा कैलकुलेट करता हूं. नेचुरल लॉग 6 फैक्टोरियल स्टर्लिंग फार्मूला 6 नेचुरल लॉग 6 माइनस 6.
ये x और ये y, फिर डिफरेंस देखता हूं तो अभी भी होगा डिफरेंस, लेकिन ये डिफरेंस कम हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे डिफरेंस कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब स्टर्लिंग फॉर्मूले वाला कैलकुलेशन एक्चुअल कैलकुलेशन के बराबर होता जाएगा, अप्रोच करता जाएगा व्हेन n विल इंक्रीज। जब n बहुत बड़ा होगा तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो स्टर्लिंग फॉर्मूला जो है उसके लिए जो x है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास जो x की वैल्यू है कम है तो डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, x बढ़ाऊंगा तो अगर मैं यहां डिफरेंस या फिर परसेंटेज एरर इसकी बात करूं तो डिफरेंस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा अब जब x बढ़ता जाएगा। ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल व्हेन x इज वेरी वेरी लार्ज। तो ये वो ग्राफ है कि परसेंटेज एरर की हमने बात की जब x हमने इंक्रीज किया। और 60 के बाद देखो, ठीक है, जब x 60 दैट मीन्स नेचुरल लॉग 60 फैक्टोरियल की जब हम बात करेंगे द एरर विल बी लेस देन 1%। और जब उसके बाद बात करेंगे तो एरर और भी कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टर्लिंग फॉर्मूला अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या है। दैट इज नेचुरल लॉग x फैक्टोरियल दैट इज नियरली इक्वल टू x नेचुरल लॉग x माइनस x व्हेन x इज वेरी वेरी लार्ज। x जो है बहुत बड़ा है तब की बात है। एक और फॉर्मूला जो आपको पहले से पता है, खैर, नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये दो फॉर्मूले अब आगे आने वाले टाइम में यूज होंगे। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट का मतलब क्या है? जिसमें सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे आपने 4 पार्टिकल्स की बात की थी तो जो 2 मैक्रोस्टेट थी उसमें 6 माइक्रोस्टेट्स थी। ठीक है, बाकियों में कम थी। तो 2 मैक्रोस्टेट दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। अगर मैं 4 पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स की बात करूं जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अगर मैं 4 पार्टिकल्स की बात करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास कौन सी मैक्रोस्टेट थी? 4 0 थी, 3 1 थी, 2 2 थी, 1 3 थी एंड 0 4 थी। तो इसमें 6 माइक्रोस्टेट थी, इसमें 4 थी, इसमें 4 थी, इसमें 1 थी, इसमें 1 थी। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हैं। उसी तरीके से अगर मेरे पास n पार्टिकल्स आ जाते हैं और 2 कंपार्टमेंट हैं सपोज, और n1 n2 देयर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कंपार्टमेंट, तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट क्या होगी? मैं आपको पहले ही बता दूं क्या होगी। आधे आधे पार्टिकल, मतलब अगर मैं कहूं मेरे पास 10 पार्टिकल्स हैं तो 5 5, अगर मेरे पास 1000 पार्टिकल हैं तो 500 500, हाफ मतलब n/2। और अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो जैसे सपोज मेरे पास 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो 2 माइक्रोस्टेट्स आती हैं जो मोस्ट प्रोबेबल आती हैं बीच में। मेरे पास 5 पार्टिकल हैं, इसमें भी 2 माइक्रोस्टेट्स। अगर 3 पार्टिकल्स की बात की जाए तो 1 2 एंड 2 1, ठीक है, इसमें बराबर माइक्रोस्टेट्स थी। आप देख लेना, चेक कर लेना। 5 होंगे तो 2 3 एंड 3 2, टोटल तो 5 करना पड़ेगा ना। इनकी जो माइक्रोस्टेट्स का नंबर होगा दैट विल बी सेम, क्योंकि मुझे पता है माइक्रोस्टेट्स का नंबर कैसे बताते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल। तो चाहे मैं 2 3 की बात करूं चाहे 3 2 की बात करूं तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, या 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ये बराबर ही आने वाला है। तो जो मिडल वाली मैक्रोस्टेट होती है दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। और अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो आपके पास 2 मैक्रोस्टेट्स निकल के आएंगे विच आर मोस्ट प्रोबेबल। तो अगर इवन नंबर है तो सीधा n/2, तो n/2 ऐसा कह सकता हूं, आधे पार्टिकल एक में आधे दूसरे में। और अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तब आता है n-1 डिवाइडेड बाय 2 n+1 डिवाइडेड बाय 2, एक
n+1 डिवाइडेड बाई 2, n-1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे मेरे पास 5 पार्टिकल्स हैं तो 5-1 डिवाइडेड बाई 2, 5+1 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा? 4/2 दैट मीन्स 2, 6/2 दैट मीन्स 3। उल्टा लोगे तो 3-2। ठीक है, तो 2-3 और 3-2। ठीक है, इस तरीके से बात हो जाएगी। तो यहां 2 माइक्रोस्टेट्स निकल के आएंगे। लेकिन लुक एट द सिचुएशन व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी वेरी लार्ज, करोड़ों में है। मैं अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो वो करोड़ इवन है कि ऑड है, इमेटेरियल हो जाता है अगर पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा है। तो सीधी बात फिर हाफ पर आ जाती है कि n/2 n/2। ये इस चीज की बात रहेगी, क्योंकि जब हम डील करेंगे किसी सिस्टम के साथ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाकई में बहुत 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 ज्यादा होंगे। ठीक है, ये चीज याद रहे। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। ठीक है, अ मैक्रोस्टेट ऑफ अ सिस्टम व्हिच हैज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस। एक बात ध्यान में रहे, जिसकी सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स होंगी तो सिस्टम उस मैक्रोस्टेट में सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे मैं 2 पार्टिकल्स की बात 4 पार्टिकल्स की बात करूं, और अभी मैंने आपको बताया ये आपके पास 40 की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 है, 31 की 4 है, 22 की 6 है, 13 की 4 है, 04 की 1 है। तो जब सिस्टम को मैं छोड़ दूंगा ऑन इट्स ओन, तो सिस्टम जब एक माइक्रोस्टेट से दूसरी माइक्रोस्टेट में जाएगा, मतलब सिस्टम एक मैक्रोस्टेट से दूसरी मैक्रोस्टेट में भी जाएगा, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा माइक्रोस्टेट्स होंगी सिस्टम उसमें सबसे ज्यादा स्टे करेगा। तो सिस्टम सबसे ज्यादा स्टे किसमें करेगा? इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। ठीक है, तो वही चीज आपके पास निकल के आती है, इसीलिए हम डिटरमिन करते हैं मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। ठीक है, और जब हम पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है तो जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट है उसकी बहुत ज्यादा माइक्रोस्टेट्स होती हैं इन कंपैरिजन टू देयर एडजॉइनिंग। तो सिस्टम मेनली कहां रहता है? मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में ही रहता है। ये भी डिस्कस करेंगे विद टाइम, लेकिन अभी तक हमारी बात क्या हो रही है, हमने डिटरमिन करना है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।